प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9b समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन और इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। तो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स से 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। ठीक, तो वास्तविक और आभासी ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। वास्तविक मतलब ये होता है जो वास्तव में रहता है, जो वास्तव में रहता है, और आभासी मतलब होता है जो हमको आभास होता है। जैसे ये इस चित्र के बारे में भी थोड़ी देर बाद सुनेंगे। जैसे एक गिलास के अंदर में यदि हम सिक्का रख देते हैं, गिलास के अंदर में सिक्का को रख देते हैं और इसमें पानी डाल देते हैं और हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको देखते हैं। ठीक, ऊपर से हम इसको देखते हैं तो ये जो सिक्का है वो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मतलब वास्तव में ये यहाँ पे रहता है लेकिन हमको प्रतीत होता है ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। तो ये वास्तविक है और ये आभासी है। ठीक, तो ये होता है वास्तविक और आभासी। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जल क्या है, सघन है, और ऊपर से हम देख रहे हैं यहाँ से ये क्या है, वायु है, मतलब विरल। तो विरल से सघन पर स्थित किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो क्या होता है, अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, एक बार सुनेंगे। जब विरल से हम सघन में स्थित वस्तु को देखते हैं तो वस्तु वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, विरल से सघन में देखने पर। अब जस्ट यदि हम इसको अपोजिट करें, सघन से विरल देखेंगे तो जो ऊपर का वातावरण रहता है, वायुमंडल का जो वातावरण रहता है, और नीचे का जो वातावरण है पृथ्वी तल का। ठीक, ये पृथ्वी तल का वातावरण रहता है, ऊपर का जो वातावरण रहता है, इस वातावरण को हम सघन माध्यम बोलते हैं और इसके ऊपर के वातावरण को हम विरल बोलते हैं। ठीक, ये क्या था, विरल से सघन था, विरल से सघन। ठीक, और ये अब हम क्या करेंगे, सघन से विरल में स्थित वस्तु को देखेंगे, अर्थात आकाश में उड़ता हुआ वायुयान या आकाश में उड़ता हुआ पक्षी। ठीक, तो पृथ्वी क्या है, सघन माध्यम, मतलब पृथ्वी का जो वातावरण है वो सघन माध्यम है और ऊपर को जो वातावरण है वो क्या है, विरल है। तो सघन से विरल में उड़ते हुए हम किसी वस्तु को देखते हैं या वस्तु को देखते हैं तो वो वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। मान लीजिए वायुयान यहाँ पे है। ठीक, तो ये क्या होता है, इससे ऊपर, मतलब थोड़ा सा हमको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, मतलब अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। ये होती है इसके लिए। ठीक, तो जब हम सघन से विरल में स्थित वस्तु को देखते हैं तो अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है या हमको प्रतीत होता है। तो ये हुआ वास्तविक और आभासी गहराई और ऊंचाई में छोटा सा डेफिनेशन। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख सकते हैं हिंदी में, स्टार्टिंग में ही लिखेंगे। हाँ, जब सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखते हैं तो वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तथा जब विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखते हैं तो वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। ठीक, ये लिखेंगे आप हिंदी में, स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। तो इसके लिए हम एक टब बना के रखे हैं, ये बीकर है, जिसमें क्या करते हैं, बीकर को हम पूरी तरह से पानी से भर दिए हैं। अब चलिए देखते हैं, चित्र को अच्छे से समझेंगे हैं इसके बारे में, फिर इसके व्यंजक की गणना करेंगे। अब इस बीकर के तली पर, तली मतलब ये, इसको पेंदी भी बोलते हैं, तो तली पर क्या करते हैं, एक बिंदु आकार का वस्तु रख देते हैं जिसका नाम दे देते हैं पी। ठीक, ये बिंदु आकार का वस्तु है जिसका नाम दे देते हैं हम पी। तो बीकर के तली पर एक वस्तु रखा है पी। अब पी से निकलने वाली एक किरण, पी से निकलने वाली किरण ये क्या है, तल है। ठीक, तो इसके अभिलंबवत आपतित होती है। अभिलंब मतलब ये तल है तो ऐसे इस तरह से ये आपतित होता है। तो पी से चलने वाली पहली किरण पृष्ठ के अभिलंबवत आपतित होती है और बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। मतलब ये इस तरह से, ये क्या होता है, तली से मतलब पी से चलने वाली पहली किरण ये आपतित होता है, इसके पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है और बिना विचलन के क्या होता है, सीधा निकल जाता है। यहाँ पे इस बिंदु को नाम दे देते हैं ओ।
ठीक, और ये सीधे निकल जाता है तो यहाँ पे तीर का चिन्ह लगा लीजिए और इसको और नाम दे दीजिए एल। ठीक, ये पहली किरण है। अब P से चलने वाली दूसरी किरण पी क्यू, P से चलने वाली दूसरी किरण P और Q ये हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको Q। अब जल यहाँ पे सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, तो पी क्यू क्या होगा, सघन से विरल में प्रवेश करेगा। पी क्यू क्या होगा, सघन से विरल में प्रवेश करेगा और सघन से विरल में प्रवेश करते हुए अभिलंब से दूर हटते हुए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अभिलंब, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे अभिलंब, इसका नाम दे देते हैं एम और ये दे देते हैं हम इसको एन। ठीक, तो दूसरी किरण पी क्यू सघन से विरल में प्रवेश करते हुए अभिलंब से दूर हटते हुए क्यू आर दिशा में चली जाती है। तो जब सघन से विरल में प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगा, ये इस तरह से। ठीक, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू और इसको दे देते हैं हम आर। यहाँ पे आप एक नेत्र की चित्र बना सकते हो, क्योंकि ऊपर से क्या करेंगे, हम इस वस्तु को देखेंगे ये। ठीक, यहाँ पे एक अच्छे से नेत्र का चित्र बना लेंगे आँख का। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम वस्तु को देखेंगे, मतलब वायु से इस बिंदु पे को। यहाँ पे आप एक नेत्र का चित्र बना लेंगे। अब देखिए, इसमें से एक किरण जो है वो सीधा निकल जाता है, दूसरा किरण अभिलंब से दूर हटते हुए क्यू आर दिशा में चली जाती है। अब हमको प्रतिबिंब चाहिए, तो ये जो किरण है ये वाला और ये दोनों किरण को क्या करेंगे, हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो इसको चलिए पीछे की ओर बढ़ाते हैं ये, तो ये इस तरह से पीछे बढ़ेगा। ठीक, ये ठीक, क्यू आर को क्या किए, हम पीछे की ओर बढ़ाए और इसको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो दोनों किरण क्या होगा, यहाँ पे जाके मिलेंगे और इसको बोलेंगे हम पी डैश। क्या बोलेंगे, पी डैश, जो वस्तु P का आभासी प्रतिबिंब है। क्या है, वस्तु P का आभासी प्रतिबिंब है। आभासी क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम इसको अपने मन से बनाए इस प्रतिबिंब को, किरण को पीछे बढ़ा के। ठीक, तो ये चित्र अब कंप्लीट होता है। वस्तु की ऊंचाई पृष्ठ से हम ले लेते हैं h, ये ले लेते हैं वस्तु की ऊंचाई h। ठीक, आभासी ऊंचाई ले लेता हूं मैं h डैश। ठीक, आभासी ऊंचाई ले लेते हैं h डैश, मतलब O से P की ऊंचाई h डैश है। और कोण देखिए, ये आपतित किरण है तो यहाँ पे कोण बनेगा अभिलंब के साथ आपतन कोण I। क्या बनेगा, आपतन कोण I। और ये क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण R होगा। ठीक, अब ये R है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, ये भी R होगा। ठीक, कहाँ से होगा, संगत कोण की परिभाषा से। ये दो समांतर रेखा है, तो ये यदि यहाँ पे कोई तिर्यक रेखा है तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं संगत कोण की परिभाषा से। अब यहाँ पे ये आई है तो ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण भी होगा आई। ठीक, ये होगा एकांतर कोण की परिभाषा से। ठीक, ये इस तरह से है, ये यदि आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा एकांतर कोण की परिभाषा से। तो ये आई और ये आई, ये आर और ये आर हो गया। ठीक, अब आगे देखें, एक बार और देखेंगे और यही होगा इसका वर्णन आपको खैर स्क्रीन पे मिल जाएगा, लेकिन चित्र को आप अच्छे से समझिए तो आपको वर्णन को भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, हमारे पास एक बीकर है, उसकी तली पर एक बिंदु वस्तु P रखा हुआ है। P से चलने वाली पहली किरण पृष्ठ के अभिलंबवत वापतित होती है और बिना विचलन के सीधे निकल जाती है PO किरण। ठीक, तथा P से चलने वाली दूसरी किरण PQ सघन से विरल में प्रवेश करते हुए अभिलंब से दूर हटते हुए QR दिशा में चली जाती है। दोनों किरणें को पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु P डैश पर मिलती है, अतः वस्तु P का आभासी प्रतिबिंब P डैश होगा। ठीक, ये हुआ इसका वर्णन। वस्तु यहाँ पे है लेकिन इसका प्रतिबिंब ऊपर में बनता है। ठीक, ये हम यहाँ से देखते हैं तो हमको यहाँ पे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस तरह से चित्र हमारा कंप्लीट होता है। ये आपतन कोण होगा तो ये भी आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण तो ये भी अपवर्तन कोण P डैश। ठीक, O से P डैश की आभासी ऊंचाई h और ये है वास्तविक ऊंचाई। चलिए वर्णन व्यंजक निकालते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो संबंध करके हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसका वर्णन के बाद निकालेंगे व्यंजक।
चलिए आगे देखिए, व्यंजक में हम क्या करते हैं, चित्र से आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में बता देते हैं। तो चित्र से करके लिखिए यहाँ पे, चित्र से, ठीक। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण क्या है देखिए, आई को लिख सकते हैं पी, यहाँ पे इस बिंदु का नाम है क्यू, पी क्यू एन, ठीक। कोण पी क्यू एन बराबर, ठीक। एक और आपतन कोण मिल रहा है हमको इसके एकांतर में, ये वाला, तो इसको हम नाम देंगे ओ पी और क्यू, ओ पी और ये क्यू, दोनों आपतन कोण है और दोनों का मान क्या है, आई है। कहाँ से, एकांतर कोण के परिभाषा से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण, यहाँ पे सिर्फ आप एकांतर कोण लिखेंगे। सेकंड, सेकंड है अपवर्तन कोण आर, तो एम क्यू आर, ठीक। आपतन कोण के बाद अपवर्तन कोण, क्या है, एम क्यू आर, एम क्यू आर बराबर, एम क्यू आर इसके बराबर में ये होगा, इसको लिख सकते हैं हम ओ पी डेस क्यू, ओ पी डेस और ये क्यू, और ये होगा आर, ठीक। ये कहाँ से होगा, संगत कोण से, संगत कोण से, ठीक। अब आगे देखिए, आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय में एक निश्चित अनुपात होता है। तो लिख देते हैं हम स्नेल के नियम से, स्नेल की नियम से, स्नेल का नियम क्या होगा, ये देखिए, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, माध्यम क्या होगा भाई, जल से वायु, जल मतलब वाटर, डब्ल्यू म्यू एयर इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके माध्यम को चेंज करेंगे। तो माध्यम को चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि वस्तु क्या है, सघन में है, हमको विरल से सघन को देखना है, ठीक। तो वायु से क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए, मतलब वाटर, तो इसके माध्यम को चेंज करेंगे। तो व्युत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या होता है, उसका माध्यम जब चेंज होता है तो वो बटे में चला जाता है, अर्थात ये हम इसको लिख सकते हैं एक बटे, माध्यम चेंज होगा, ए म्यू डब्लू बराबर ये होगा साइन आई बटे साइन आर, चूँकि बगल में लिख दीजिएगा डब्लू म्यू ए बराबर एक बटे ए म्यू डब्लू, ठीक। अब ये हम माध्यम चेंज किए तो व्युत्क्रमणीयता के सिद्धांत से इसका क्या हुआ, ये बटे में चला गया, ठीक, बटे में आ गया। अब इसको पलट दीजिए तो ये ऊपर जाएगा, तो ये भी, दोनों तरफ को हम क्या करेंगे, ऊपर पलट देंगे। तो ए म्यू डब्ल्यू ऊपर जाएगा तो ये होगा ए म्यू डब्ल्यू, तो साइन आर ऊपर चला जाएगा और बटे में होगा साइन आई, ठीक। अब इसे देते हैं हम समीकरण 1। अब आगे देखें, साइन आर और साइन आई का वैल्यू चाहिए हमको। तो साइन आई का वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो साइन आई का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा आई के साथ, ये पी ओ और क्यू, ठीक। ये पानी है तो इसको पानी तो पेक रहेगा ना, ठीक। ये त्रिभुज, तो ये आई कोण है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो आई के सामने का भुजा लंब होगा, ठीक। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, मतलब पी क्यू होगा कर्ण, और पी और ओ होगा आधार, ठीक। तो चलिए त्रिभुज का नाम क्या होगा, ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण होता है, फार्मूला लिख देते हैं, चलिए एक बार, ठीक। साइन आई बराबर लंब का मान क्या है, लंब का मान है ओ और क्यू, और कर्ण है पी और क्यू, तो ओ क्यू बटे पी क्यू, ओ क्यू बटे पी और ये क्यू, ये मिला हमको साइन आई का वैल्यू, ठीक। अब हम दूसरे त्रिभुज से, दूसरा त्रिभुज देखिए आर के लिए, ओ पी डेस क्यू, तो ये कोण आर है तो ये वाला फिर लंब होगा, और पी डेस क्यू क्या होगा, लंब
कर्ण हो जाएगा और ये होगा पी डैश ओ आधार। तो त्रिभुज ओ पी डैश क्यू में, ठीक, त्रिभुज ओ पी डैश क्यू में किसका मान चाहिए, साइन आर का मान, ठीक। तो ये आर है तो ये मिल जाएगा साइन आर बराबर, ये भी लंब बटे कर्ण होगा तो लंब होगा ओ क्यू, लंब होगा ओ क्यू और कर्ण क्या होगा इसमें, पी डैश क्यू होगा, पी डैश क्यू। अब साइन आर और साइन आई के वैल्यू को समीकरण 1 में हम रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मानों को रखने पर, ठीक, पूरा लिख लेना। समीकरण 1 में मानों को रखने पर या ऐसे लिख लेना, समीकरण 1 में साइन आई और साइन आर के मान को रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पे है, चलिए मान रखिए, तो ए म्यू डब्लू इक्वल टू साइन आर का वैल्यू वो वाला है, ठीक, ओ क्यू बट्टे पी डैश क्यू, ओ क्यू बट्टे पी डैश क्यू और ये फिर बटे हो जाएगा, ठीक। फिर नीचे में साइन आई का वैल्यू ओ क्यू बट्टे पी क्यू, ओ क्यू बटे पी क्यू, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इस वाले बटे को हम क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे तो ये होगा ए म्यू डब्लू, ऊपर वाला पहले सेम लिख लीजिए, ओ क्यू और पी डैश क्यू को, ओ क्यू और पी डैश क्यू, ये बटे को हम बदलेंगे गुणा में। जैसे ही गुणा में बदलेगा तो पी क्यू जो नीचे में है वो ऊपर चला जाता है, पी क्यू ऊपर चला जाएगा और ओ क्यू अपने जगह में रहेगा, ओ क्यू, ठीक है, अपने जगह में रहता है, मतलब ये सीधा पलट जाता है ऐसे। ओ क्यू से ओ क्यू काटेंगे तो ए म्यू डब्लू इक्वल टू मिलेगा पी क्यू बट्टे पी डैश क्यू, ठीक। अब पी क्यू बट्टे पी डैश क्यू मिल गया, इसको फिर समीकरण दीजिए, समीकरण 2। अब आगे देखें, वस्तु नीचे में है तो ये जो किरण आपतित हो रहा है पी और क्यू, ये हमको दिखाई दे रहा है कि वो बहुत दूर में है, लेकिन दोनों किरणें क्या होते हैं, अत्यंत पास पास होते हैं, ठीक। तो ये पी क्यू क्या होता है, मान लेते हैं कि क्यू और ओ अत्यंत निकट हो, क्यू और ओ अत्यंत निकट हो, तो सीधा सीधा आप एक काम करिए, क्यू और ओ को आपस में इक्वल मानिए, ठीक, क्योंकि Q जब यहाँ पे आएगा तो Q और O क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम छोटा सा कंडीशन लगा के दोनों को बराबर लेंगे। बिंदु O और Q अत्यंत निकट हैं, बिंदु O और Q अत्यंत निकट हो तो, ठीक, बिंदु O और Q अत्यंत निकट हो तो, जब अत्यंत निकट होगा तो O को हम Q के बराबर लिखेंगे, अर्थात PO को PQ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए PQ ऐसा है और ये Q यहाँ पे आएगा तो PQ भी कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो PO को लिख सकते हैं हम PQ के बराबर में, जब Q यहाँ पे आएगा तब, ठीक। तो PQ, ठीक, तथा पी डैश क्यू भी देखिए ऐसे हैं, तो फिर क्यू यहाँ पे आएगा तो पी डैश क्यू को हम फिर पी ओ के इक्वल में लिख सकते हैं, तो पी डैश क्यू को फिर लिखेंगे हम पी ओ के इक्वल में, मतलब इन दोनों को आपस में बराबर किए, इन दोनों को आपस में बराबर कब, जब ओ और क्यू अत्यंत निकट हो तब। अब इन दोनों मान को पुनः हम यहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण 2 से तो पी क्यू की जगह रखेंगे हम पी ओ, तो ये हो जाएगा हम ए म्यू डब्लू बराबर पी क्यू की जगह रखेंगे हम पी ओ बटे पी डैश क्यू की जगह रखेंगे पी डैश ओ होगा, ये पी डैश क्यू की जगह पी डैश ओ होगा, पी डैश ओ, ठीक। अब ध्यान दीजिए, पी ओ क्या है, वास्तविक गहराई है, और पी डैश ओ क्या है, पी डैश ओ आभासी गहराई है। तो ए म्यू डब्लू इक्वल टू वास्तविक गहराई, ठीक, पी ओ वास्तविक गहराई और यह है आभासी गहराई, ठीक, इसको पूरा लिख लेंगे आभासी गहराई, आभासी गहराई। और यही क्या है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अभिष्ट संबंध है। अब इसके नीचे हम लिखते हैं कि वास्तविक गहराई को हम क्या माने हैं, h माने हैं, तो यदि वास्तविक गहराई मतलब पी ओ बराबर h और
पी डैश ओ बराबर एच डैश। तो ठीक, यदि वास्तविक गहराई को हम h मानते हैं और आभासी गहराई को h डैश मानते हैं तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमको मिलेगा ए म्यू डब्लू इक्वल टू पी ओ की जगह हो जाएगा h और पी डैश ओ की जगह हो जाएगा ये h डैश। ठीक, यही क्या है, यहाँ तक हल कर लेना इसको, यहाँ तक इसको हल कर लेना। तो ये जो हमारा समीकरण है यही वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अभिष्ट संबंध को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कि वस्तु वास्तव में कितना विस्थापित हुआ है। वस्तु यहाँ पे है तो यहाँ तक विस्थापित हुआ ना, तो P और P डैश क्या होगा, इसका विस्थापन होगा। तो P और P डैश क्या होगा, आभासी विस्थापन होगा। तो आभासी विस्थापन भी आपको पूछ सकता है, तो चलिए आभासी विस्थापन निकालते हैं। तो आभासी विस्थापन यहीं पे निकालता हूँ, शायद यहाँ तक इसमें आ जाए। ठीक, छोटा छोटा लिखूँगा, आभासी विस्थापन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आभासी विस्थापन को डी से दिखाते हैं। तो आभासी विस्थापन क्या होगा, देखिए P और P डैश को ही क्या कहेंगे हम, आभासी विस्थापन कहेंगे, क्योंकि वस्तु यहाँ था तो यहाँ तक ये विस्थापित हुआ है, ऊपर उठा हुआ है। तो P और P डैश क्या है, आभासी विस्थापन है। अर्थात आभासी विस्थापन D का वैल्यू होगा, P और P डैश को हम क्या लिख सकते हैं, P और P डैश को टोटल ऊंचाई क्या है, h है। ठीक, टोटल ऊंचाई क्या है, h है। हमको इतने का मान चाहिए यहाँ तक का। ठीक, तो टोटल h है, तो ऊपर वाला क्या है, इसके ऊपर वाला h डैश है। तो h से जब हम h डैश मतलब इसको माइनस करेंगे यहाँ से इस h डैश को, तो हमको मिलेगा P और P डैश। तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, टोटल h है तो h माइनस, और आभासी मतलब इतने को आप माइनस करिए। ठीक, तो ये होगा h माइनस h डैश। तो यहाँ पे हम बगल में अब क्या कर सकते हैं, इसको, इस समीकरण 2 था, इसे दे देते हैं हम समीकरण 3, और समीकरण 3 से h डैश का वैल्यू निकालते हैं। तो बगल में मैं वैल्यू निकाल देता हूँ, h डैश को यहाँ पे लाइए और a म्यू डब्ल्यू को यहाँ पे लाइए। तो ये होगा h डैश इक्वल टू, h डैश इसके जगह आएगा, a म्यू डब्ल्यू यहाँ पे जाएगा। तो ये होगा h बटे a म्यू डब्ल्यू। ठीक, चूंकि करके आप यहाँ पे लिखेंगे, जगह बहुत छोटा पड़ रहा है, तो h डैश इक्वल टू h बटे a म्यू डब्ल्यू, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे अब। ठीक, तो हमको यहाँ से अलग कर देता हूँ इसको। तो d इक्वल टू मिलेगा हमें, d इक्वल टू h माइनस h डैश, h डैश का वैल्यू h बटे a म्यू डब्ल्यू, h बटे a म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, h डैश का वैल्यू हम रख दिए यहाँ पे, h बटे a म्यू डब्ल्यू। अब दोनों ऊपर से हम h को कॉमन निकालते हैं, तो d बराबर हमें मिलेगा, जब h कॉमन निकलेगा तो ये h और यहाँ बचेगा 1, यहाँ h निकलेगा तो 1 बचेगा वहाँ पे भी, और ये बचेगा a म्यू डब्ल्यू। ठीक, इसको चूकी करके बगल में लिखेंगे। हाँ, तो d इक्वल टू मिलेगा h 1 माइनस 1 बाई a म्यू डब्ल्यू। अब व्यापक रूप लेंगे हम, तो जब व्यापक रूप लेंगे तो माध्यम को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। मतलब ये जल और वायु दोनों माध्यम को हम हटा देंगे, तो ये व्यापक रूप हो जाएगा। तो व्यापक रूप d इक्वल टू मिलेगा हमें h 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक, a और w को क्या करेंगे, हम हटा देंगे व्यापक रूप में, और यहीं तक व्यंजक इसका आप निकालेंगे। ठीक, ये d इक्वल टू h 1 माइनस 1 बाई म्यू मिला है। ये क्या है, आभासी विस्थापन है। आभासी विस्थापन मतलब वस्तु कितना विस्थापित हुआ है, और यहाँ तक का जो आपका व्यंजक है समीकरण 3 तक का, ये दिखाता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध को। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आपके लाइक और कमेंट आते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।